नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, एक बार फिर हमारे साथ हैं वेस्ट बंगाल से रूपक पांजा साहब। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। रूपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सबको, नमस्कार सबको, जय श्री राम जी रूपक जी, फर्स्ट फेज का आज पोलिंग हो गया। जब हम आपसे बात कर रहे हैं पोलिंग खत्म हो चुका है और आपके वेस्ट बंगाल की कुल 42 सीटों में से जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार, इन 3 जगहों पर आज पोलिंग संपन्न हुई है फर्स्ट फेज में। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये तीनों लोकसभा सीटें नॉर्थ बंगाल से आती हैं और खास बात यह है कि जहां से ये तीनों सीटें आती हैं, सो कॉल्ड नक्सली आंदोलन की जननी जन्मभूमि कही जाने वाली नक्सलबाड़ी इसी नॉर्थ बंगाल के इलाके से आती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक उपजाऊ जमीन कही जाती है, समझी जाती है बंगाल की राजनीति में। वो बंगाल जिसने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके केंद्रीय चुनाव के यानी लोकसभा चुनाव में 18 सीटें दी थी। एक सीट फिसल गई थी बाबुल सुप्रियो की, 17 सीटें, लेकिन ये कम नहीं थी वेस्ट बंगाल के लिए। इस बार 2024 के चुनाव में जब मोदी प्रधानमंत्री ये लगातार कह रहे हैं कि अकेले भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार, उसमें बंगाल अपनी 42 सीटों में से कितनी सीटें देगा, इसका आज औपचारिक शुरुआत हो गई। यानी फर्स्ट फेज की पोलिंग संपन्न हो गई। रूपक जी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, प्रोफेशनल अपने पेशेवर भी हैं, लेकिन उसके साथ इनका बड़ा डीप स्टडी होती है वेस्ट बंगाल की, क्योंकि ये अपने काम के सिलसिले में लगभग पूरा बंगाल नियमित रूप से घूमते हैं और वहां की यात्राएं करते हैं। इससे पहले रूपक जी के साथ वेस्ट बंगाल के कई चर्चाएं आपने इस प्रारब्ध के अपने मंच पर देखी हैं। वो सारी चर्चाएं और सारे वीडियो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रूपक जी, पहला फेज जिसको कहा जाता है कि वो टोन सेटर होता है, और ये संयोग की बात है, मैं यहाँ प्रयोग नहीं कहूंगा कि, क्योंकि ये तो तय करता है इलेक्शन कमीशन की कौन सा कहाँ कहाँ वोटिंग होगी, किस फेज में होगी। तो नॉर्थ बंगाल जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सबसे उपजाऊ जमीन कही जाती है, वहां की 3 बड़ी सीटें हैं, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार। यहाँ पर जो फर्स्ट फेज की अभी तक आपको रिपोर्ट मिल रही है, क्योंकि मैं जानता हूं आपके सूत्र एक एक बूथ पे हैं, इससे आप हम मना नहीं कर सकते, कम से कम मुझे अब कि मेरे पास अभी जानकारी नहीं आई है। पहले फेज की वोटिंग ने क्या टोन सेट कर दिया है वेस्ट बंगाल में? ठीक है, सबसे पहले आपने जो एक बात कहा कि ये नक्सलबाड़ी का एक नॉर्थ बंगाल में इफेक्ट रहा, तो मैं सबसे पहले दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि नक्सलबाड़ी का आंदोलन कम्युनिस्ट का आंदोलन था। बंगाल और पंजाब, ये 2 प्रदेश हम ब्रिटिश भारत में भी देख चुके हैं कि आंदोलन का जन्मभूमि था। यहाँ आंदोलन सेच के निकाला जाता था। उसी का दौरान एक समय नक्सलबाड़ी से एक बहुत बृहद आंदोलन निकला था। लेकिन ये अगर कम्युनिस्ट वाला समझे कि उसने निकाला तो गलत फहमी है, क्योंकि देखिए भाजपा का सरकार में भी उसी जगह का आदमी जो आंदोलन विमुख नहीं हुए, फिर सिर्फ प्रमाण किए और देश हित के लिए, देश हित में देखिए बार बार भाजपा की तरफ झुकाव दिखाया है। तो ये गलतफहमी कभी रहना नहीं चाहिए कि नक्सलबाड़ी आंदोलन कम्युनिस्ट का बहुत बड़ा जीत था, नहीं था। ये बंगाल आंदोलन का भूमि है, उसमें से एक नक्सलबाड़ी है जो बार बार दिखाया है कि हम देश हित के साथ में हैं। क्योंकि देखिए नक्सलबाड़ी का आंदोलन में देखें तो बहुत सारे युवा जो आए हुए थे, डॉक्टर, इंजीनियर, जिसको गलत बात बोलकर आप नहीं लाए थे, कुछ ना कुछ अच्छा समझ के आया था, बाद में इसको गलत समझाया गया, इसीलिए आंदोलन ज्यादा दिन तक चला नहीं, टूट गया। क्योंकि हर संगठन आरएसएस जैसा नहीं होता है कि आप उसको 100 वर्षों से चला रहे हैं लेकिन कोई टूट नहीं, कोई गलत नहीं। तो कहीं ना कहीं गलतियां ये था। हाँ, अब मेन मुद्दा जो है, इलेक्शन शुरू हो गया है। कितना हम इस बात को साइड में रख रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो पोलिंग एजेंट तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो इलेक्शन शुरू होने के बाद। इलेक्शन शुरू होने से पहले जिस व्यक्ति लोग को, जो टीचर सेल से है, जिसको आप एज ए पोलिंग एजेंट आप लेके आए हैं, उसके अकाउंट में आपने पैसा ही नहीं डाला। और ये सारे कर्मी आंदोलन में बैठे हुए हैं कि पहले हमें पैसा दीजिए फिर हम बूथ में जाएंगे। तो बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि जो भी हो,
जैसा भी हो, जिसको आप काम में लगाए हैं, कम से कम उसको जो जरूरतमंद सामान है उसको दिया कीजिए। ये हो गया पहले बात। माथा भांगा बोल के एक बूथ है, जगह प्लेस है, जहां पर सेंटर फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया है कि पोलिंग एजेंट जो है, पोलिंग एजेंट आप बाहर में ही रहेंगे, पोलिंग एजेंट को अंदर में आने आप नहीं देंगे। मतलब रूम के अंदर वोटिंग हो रहा है, सेंटर फोर्स ने क्लियर कर दिया, आप कोई भी राजनीतिक दल से हो, आप रूम के बाहर बैठिए, वही सब चेकिंग कीजिए, आपको अंदर में अलाउ नहीं है। ये सारा काम भी हुआ है। और बहुत जगह हमने देखा, जो चांदामारी बोल के एक जगह है दिनहाटा में, हमारे पोलिंग एजेंट बैठने ही नहीं दिया गया, मार के भगा दिया गया। उसमें से बहुत सारे बूथ प्रेसिडेंट हॉस्पिटलाइज हैं। आपको सारे न्यूज धीरे धीरे आने लगेंगे, आप न्यूज चैनल जब सर्च करेंगे यूट्यूब में या न्यूज चैनल देखेंगे तो बहुत सारा बूथ प्रेसिडेंट हम लोग को हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसको बहुत सारे चोट आए हुए हैं। तो ये डर बना हुआ है टीएमसी की तरफ से कि नॉर्थ बंगाल जहां पर हमेशा से भाजपा का पकड़ में रहा है, और इस बार जो 400 पार का नारा लगा है, तो ये शुरुआत कहीं ना कहीं नॉर्थ बंगाल ना फिर से दे दे, तो वो एक डर टीएमसी का तरफ से बना हुआ है। भाजपा का जो इलेक्शन का टाइम विधानसभा का तरफ से लोकसभा का एक कार्यालय बनता है, उसमें आग लगा दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि हिंसा बंगाल में इलेक्शन हो, चाहे स्कूल लेवल में हो चाहे कॉलेज लेवल में हो, आज तो लोकसभा का इलेक्शन है और यहां पर दंगा ना हो, खून ना हो, बोम ना गिरे, ये हो नहीं सकता। बहुत शर्मनाक है, ये बोलने में भी कहीं ना कहीं हमें शर्म आता है, लेकिन सच को छुपा के रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये ममता बनर्जी वाला हमारा सोच नहीं है कि बंगाल का जो अंदर ही बात है बाहर चला जाएगा, क्योंकि हम भारतवासी हैं। तो हर भारतीय को जानने का अधिकार है कि आप आज यूपी की जगह जैसे जहां पर आप सेफ हैं, और बंगाल जिसको कहा जाता था कि आंदोलन के लिए जाना जाता है, बंगाल को जैसे कुछ दिन पहले आपने पिछला वीडियो में भद्र समझ बोला जाता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपको भी जानना जरूरी है कि बंगाल का परिस्थिति कैसा है, क्योंकि ये भी एक भारत का अंश है, अभी तक बांग्लादेश में नहीं गया है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और हाँ, आपने जो एक शुरुआत दिया और नक्सलबाड़ी को खासतौर से आपने जो एड्रेस किया, बिल्कुल सही बात है। और रूपक जी, आपने देखा होगा, मैं भी, दर्शकों आपने भी देखा होगा कि मैं चाहे अपने लेखन हो चाहे वीडियोस में हो, मैं कभी भी नक्सली शब्द वामपंथियों के लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहता, न करता हूँ, एकदम क्योंकि बहुत नक्सलबाड़ी सही। का आंदोलन पूर्णतः पॉजिटिव आंदोलन था, हाईजैक बाई कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्टों ने उसके बाद कैसे उसको, और रूपक जी आपने बहुत अच्छा बताया कि इसीलिए उसकी उम्र बहुत कम रही और वो खत्म हो गया। और उसी नक्सलबाड़ी से आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के, नेशनलिस्ट पार्टी की तमाम विधायक हैं, उस नक्सलबाड़ी से एक नक्सलबाड़ी बिल्कुल से। गरीब महिला वो विधायक चुन के आई है वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये बदलाव बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस काफी अच्छी संख्या में डिप्लॉयड है, लेकिन अभी भी आप बता रहे हैं कि इन 3 सीटें जो नॉर्थ बंगाल में पड़ती हैं, जहां बीजेपी का जो है अपर हैंड है, क्या ममता बनर्जी इस बात से डर गई हैं? ममता बनर्जी की पार्टी इस बात से डर गई है कि बीजेपी को एक अच्छा स्टार्ट वेस्ट बंगाल में फर्स्ट फेज में मिलने जा रहा है, और उसकी वजह से इतना सारे सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के बाद भी कुछ हिंसा की बात आप कर रहे हैं? देखिए, तो ये डर की वजह से। ममता बनर्जी का जो डर है, उसको अभी एनी हाउ ये इलेक्शन जीतना है, नहीं तो हम्म। केजरीवाल का तरह उनका और उनका मुंह वाला भतीजा का जेल जाना कोई नहीं रोक सकता। पिछला दिन यस्टरडे को एक न्यूज तो आप देख रहे होंगे, किस तरह से दिलीप सेन बॉस का केस में, जिसको उठाया गया था कालीबाड़ी से, उनका आवाज का जो वॉल्यूम है बहुत कुछ मैच हुआ है, तो कहीं ना कहीं टीएमसी बैकफुट में है। और बंगाल में टीएमसी का एक कल्चर इस तरह का है कि यहाँ पर आपको लगेगा नहीं कि अगला वाला वर्दी में है या टीएमसी का कैंडिडेट है, कैडर है। मतलब टीएमसी का व्यक्ति लोग इस तरह से यहाँ प्रशासन के, चाहे डीएम हो, एसडीओ हो, बीडीओ हो, पुलिस कर्मचारी हो, उन लोग से इस तरह से बिहेवियर करते 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 आज इस जगह में पहुंच गए हैं कि उनको जो सेंटर फोर्स आ रहे हैं उनको भी कुछ लगता ही नहीं है।
अब जाते हैं सामने हमला कर देते हैं, बम फेंक देते हैं। ये परिवेश जो है तृणमूल ने पिछला 10-15 साल से बंगाल में बना के रखा है, और ये डर तो है कि एनी हाउ इनको इलेक्शन जीतना है। नहीं तो ये आप पकड़ लीजिए कि केजरीवाल नहीं, ये ममता बनर्जी और इनका जो भतीजा है ये भी जेल जाने वाले हैं। ठीक बात। अच्छा, ठीक है, टीएमसी डरी हुई है। एक इन प्रकार ममता बनर्जी अपने भ्रष्टाचारी भतीजे को बचाने और जेल जाने से बचाने के लिए वो तमाम जुगत कर रही है, और ये ममता की अपनी राजनीति है। मैं एक बात आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार पिछली चर्चाओं में इलेक्शन से पहले, अब चूंकि इलेक्शन शुरू हो गया, हमने कई राजनीतिक चर्चा आपके साथ की रूपक जी, जिसमें आपने लगातार बताया कि मतदाता निकलना चाहता है, मतदाता में उत्साह है। तो चलिए बात कर लेते हैं वो नॉर्थ बंगाल जहां बीजेपी का अच्छा प्रभाव है, उपजाऊ जमीन है बीजेपी की। मतदाताओं में यानी वोटर्स में क्या उत्साह रहा है, क्या वोटर निकल रहा है? क्योंकि देखिए अभी आंकड़े आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, और ये जब हम बात कर रहे हैं तो कल शाम को पोलिंग खत्म हो चुकी होगी। रात भर में बहुत सारी खबरें दर्शकों तक पहुंच गई होंगी, परसेंटेज भी पहुंच गया होगा। अभी हम लोगों को नहीं पता कि कितने परसेंट पोलिंग हुई है ऑन एवरेज इन तीनों सीटों पर। आपकी जानकारी क्या बताती है, मतदाता निकले हैं? मतदाता निकले हैं, मतदाता वोट देने के लिए भी जा रहे हैं। ये डर का माहौल इसीलिए बनाया जा रहा था कि आप कम से कम वोट देने ना जाए। तो ये बात मैं पहले पिछले वीडियो में भी कह चुका हूं कि मतदाताओं में उत्साह है, और ये बात तो सही है। ये तो ग्राउंड लेवल पे चलता है, जब हम बाहर जाते हैं सुनने में मिलता है कि अरे छोड़ो ना, बंगाल में ममता को रहने दो ना, लेकिन सेंटर में कौन है। मतलब वोट कितना पॉजिटिव, देखिए बात जनता का अंदर में कितना पॉजिटिवनेस है, तो उनको पता है कि ये इंडी जोट है, ये है वो, ये चलेगा नहीं। क्यों जी। नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप शुरू। जी। नहीं एक नहीं, आप ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो जनता जानता है। मुझे लग रहा है दर्शकों रूपक जी के साथ थोड़ा नेट इशू है, वो फील्ड में बने हुए हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन, क्योंकि आप पिछले बंगाल रूपक से जी के साथ हमारी चर्चाएं देखिएगा, तो उसमें लगातार ये बात, हम वही मैं कह रहा था कि दर्शकों में उत्साह की, सॉरी, मतदाताओं में उत्साह की बात की जा रही थी, वो बना हुआ है। जी। मतदाताओं में उत्साह भरपूर बना हुआ है। ये देखिए बोमबाजी, ये सब बंगाल का एक कल्चर बना चुका है टीएमसी सरकार। मतलब ये नहीं कि आप वहां पर 2-4 पटाखा फोड़ दिए आप जनता को डरा देंगे, ये तो हो नहीं सकता। मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूं कि सेंटर फोर्स रहे चाहे ना रहे, मतदाता जाएंगे, उत्साह है, और अपना वोट अपना खुद का वोट खुद देंगे और आएंगे। लेकिन ये जो एक कल्चर बना दिया है ना कि बंगाल में इलेक्शन होता है तो बमबाजी होते रहता है, ये कहीं ना कहीं हमें बंगाल को थोड़ा पीछे का तरफ ढकेल देता है, शर्म लगता है। लेकिन क्या करे, जब तक ये सरकार में परिवर्तन नहीं आएगा, इस चीज में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक बात है। अच्छा, आपने पिछले चर्चा में भी खास तौर से ममता बनर्जी के भतीजे के तमाम करप्शन की बात की थी, और आप अभी जब आप बोल रहे थे तो आपने अरविंद केजरीवाल से तुलना कर दी ममता बनर्जी की राजनीति और उनकी राजनीतिक स्थिति की। तो अब जब ये लोकसभा के फर्स्ट पेज के इलेक्शन अभी पूरा मतलब वोटिंग हो गई, अब ये लगातार सिलसिला चलते ही जाना है, और जनता जिस तरीके से निकल रही है, और बमबाजी हो चाहे इस तरह की घटनाएं हो, हालांकि घटनाओं में अभी तक जो हम तक सूचना पहुंच रही है काफी कमी है पिछले चुनाव के मुकाबले वेस्ट बंगाल में। तो अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के लिए अब क्या फायदेमंद की बजाय, या उनकी विरासत संभालने की बजाय उनके लिए सरदर्द हो गए हैं? देखिए सर दर्द तो बहुत दिन पहले हो चुका था, ये खेल तो अच्छा। 2016 में ही स्टार्ट हो चुका था। जब पहली बार ममता बनर्जी चुन के आई थी, तो ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारा परिवर्तन लेके आया था, लेकिन ये जो एक माफिया का रैकेट बनाना, मतलब आप अपने एमएलए एमपी को माफिया बना दे रहे, जबरदस्ती प्रेशर देके कि आपको करना है, नहीं कर पाएंगे तो आपका ये नौकरी चला जाएगा, एमएलए एमपी नहीं रहेंगे। ये चीज, ये सिलसिला 2016 का बाद से स्टार्ट हुआ, और ये बार बार जितने बार है कि आप अभिषेक को बचाते बचाते बचाने गए, कहीं ना कहीं झूठ के एक घेरा अपने तरफ चारों ओर ममता बनर्जी खुद नहीं खुद से बना लिया। अब ममता बनर्जी कोशिश करेगा, मतलब उनका एक सोच है कि किसी भी तरह से इसके भतीजे को
बाकी लोग को जो दोष है, मतलब जैसे कोयला रैकेट आ रहा है, सैंड का रैकेट आ रहा है, भू माफिया का रैकेट आ रहा है, ये जो एक से ये जो ईडी सीबीआई, मैं तो ओपन कह रहा हूँ, ये ईडी सीबीआई के पास जो जा रहा है, जिसको बुला रहा है, चाहे अनूप बर्तो हो, चाहे पार्थो हो, तो कहीं ना कहीं आप एक बात को सोचिए, आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म से काम कर रहे हैं, आपका सारे खुफिया चीज मैं ही जान सकता हूं। ईडी को कोई तो खबर दिया है। आज अभिषेक को बचाने के लिए आप अपने पुराने जो कर्मी हैं उनका बलिदान चढ़ा रहे हैं, और ये चीज आज टीएमसी का कार्यकर्ता जान चुका है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है इस साल का रामनवमी में। रामनवमी में सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ा है? देखिए, हम कहते हैं, हम स्पेशली हम कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या सोच है, ठीक है, हमारा नैतिक विजय क्या है पता है? कि आज राम मंदिर में जब हम नवमी के लिए पूजा के लिए तैयार होते हैं, तो तृणमूल के ब्लॉक प्रेसिडेंट वहां आते हैं पूजा देने के लिए। यही हमारा जय है। ये जो बात कह रहे थे कि उनको भी पता चल रहा धीरे धीरे कि ममता बनर्जी का जो अच्छा सैनिक है, जो एक समय ममता बनर्जी को 2011 का वोट में जीतने के बाद सामने लाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा था, इनको धीरे धीरे अभिषेक को बचाने के लिए इनका बलिदान चढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो लोकल एमएलए एमपी है, आज उनके तरफ से रामनवमी का रैलियां निकाला गया है, जय श्री राम का बोली बोला गया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जय श्री राम का बोली बोलने से अब भाजपा हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोच एकमात्र हिंदू युवाओं का अंदर आना शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं तृणमूल जो कार्यकर्ता है, युवा है, बुजुर्ग है, एमएलए एमपी है, उनके अंदर भी यह भाव आ रहा है कि नहीं, देश हित में राम राज आना जरूरी है। आप खोल के सारा चीज तो लोग बोल नहीं सकते सबका सामने कि राम राज के सपोर्ट कर रहे हैं मतलब भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये पार्टी बचेगा ही नहीं। ये तो अभी सिर्फ दिखा, आप तो प्रूफ मिल जा रहा ना कि आज जो व्यक्ति लोग, जो एमएलए एमपी लोग रामनवमी के रैली में रोक डालता था, पुलिस परमिशन को पुलिस परमिशन नहीं मिलता, दबाव देके किया जाता था, आज वो लोग उत्साह ले रहे हैं रामनवमी के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है कि आगे चल के पार्टी रहेगा नहीं, इनका आधा तो जेल में रहेगा, आधा पार्टी छोड़ देगा, और आधा उत्साह के साथ। देखिए, बहुत सारा व्यक्ति है जो समाज में अच्छा काम करना चाहते हैं, जिसको वहां काम करने का मौका नहीं मिला, जैसे शुभेंदु अधिकारी आज खुल के काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस तरह का व्यक्ति बहुत सारा है, और बहुत सारा व्यक्ति शुभेंदु का टच में है, वो सब धीरे धीरे आ जाएंगे। मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी और इस बार भी कह रहा हूं कि लोकसभा इलेक्शन के बाद ही पार्टी बचेगा ही नहीं, खत्म। ये आपने पिछले वीडियो में भी कहा था, पिछली चर्चा में भी कहा था, दर्शक उसे आप जरूर देखिएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही रूपक जी, आपने ये कहा, देखिए रामनवमी 17 को 19 को पहले फेज का जो पोलिंग है, अब ये सब तो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, इसमें कोई कुछ भी कह ले, लेकिन बात वही आती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना आपने सुना ही होगा। तो ये रहस्य उद्घाटन बहुत कम लोगों को ये जानकारी है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बारे में बहुत कम बातचीत होती है और ज्यादा उतनी रफ्तार से बात नहीं होती, कम से कम वेस्ट बंगाल से बाहर। और कुछ तो ममता की निरंकुश सत्ता का भय है, उसकी जो गुंडागर्दी चलती है टीएमसी है उसका डर है, ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आपने जो ये बात कही कि अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए तृणमूल के बड़े नेताओं को टिप ऑफ, आखिर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है दर्शकों कि कौन है जो वेस्ट बंगाल के करप्शन के इतने केसेस की टिप दे रहा है, वो कौन है, वो कौन है जो मुखबिरी कर रहा है। तो वहां ये जो बड़ी बात आपने कही कि अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए ममता बनर्जी खुद ही अपनी बागवानी उजाड़ रही है, अपना घर उजाड़ रही है, यानी टीएमसी को उजाड़ रही है। और दूसरी तरफ रामा इफेक्ट और जो एक नेशनलिस्ट अप्रोच भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो दिखाई दे रहा है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि वहां पर सब कुछ राममय हो गया है, ठीक है, आज भी रामनवमी के जुलूस पे वहां पर दंगा हुआ है, और ममता बनर्जी ने तो खुद ही कह दिया कि दंगा हो, अब उस पर भी सवाल उठता है कि उनको कैसे पता इसी था? बात में मुर्शिदाबाद में स्टेज से उन्होंने कहा, ममता बेगम ही बोलने में हमको अच्छा लगता है कि है नहीं, जिस तरह का भाषा का व्यवहार करते हिंदू का कोई
मतलब रामनवमी हो, काली पूजा हो, दुर्गा पूजा, कोई भी उत्सव हो तो उनका मुंह से अच्छा बात निकलता ही नहीं है। मतलब वहां से गया, वहां से बोला कि रामनवमी के दिन ये सब रैली में हमला हो सकता है, हिंदू लोग आपके ऊपर अटैक करे तो आप पलटा कीजिए, इस तरह का बात बोलने के बाद दंगा फैलाने का कोशिश किया था। और वहां पर डीआईजी का भी चेंज हुआ तो बोला, तो वो धरना में बैठेगी, बोली कि यहाँ पर डीआईजी को क्यों चेंज किया गया, अगर यहाँ पर हाँ, कुछ हुआ तो मैं इनका इसके अगेंस्ट में जाऊंगा, पथ अवरोध करूंगा, ये सब बहुत कुछ बोला। देखिए आज मुस्लिम समाज जिसके कंधे पे, और आप नहीं, जो पूरा ये भारत में जो देश विरोधी शक्तियां हैं, गतिविधियां हैं, जो मुस्लिम समाज को यूज करके बार बार राम हिंदुओं को एगेंस्ट में लगाने का कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ये समझ रहा है कि हमें सिर्फ यूज एंड थ्रो किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज का डेट में आप देख लीजिए कि हाँ, पैसा बहुत कमा लिया ममता बनर्जी का सरकार में, आज जो मुस्लिम समाज से है उन भाइयों ने पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन उसके बाद आपका लास्ट एड्रेस हो रहा है जेल। आपने इज्जत का पैसा नहीं कमाया, आपको यूज किया गया, और आज जो आप ये जेल जा रहे हैं, जो 100 रुपया से आप 50 रुपया कमाए हैं, तो बाकी 50 रुपया किसके पास गया है? तो ये मुस्लिम समाज समझ रहा है कि 50 रुपया भी इसने खा लिया और बंदूक मेरे कंधा में रख के मुझे अंदर में डाल दिया। तो ये भड़काऊ भाषण देने के बाद भी जिस तरह से रामनवमी का दिन, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ बड़ा दुर्घटना बंगाल में नहीं हुआ, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा संकेत है। हमारे लिए क्यों अच्छा संकेत है? क्योंकि हम हिंदू समाज चाहते हैं कि हिंदू लोग भारतवर्ष में सेफ रहे। क्या इससे पहले सेफ नहीं था क्या? सेफ का मतलब क्या होता? सेफ का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं होता है, हमारा धर्म से भी जुड़ा हुआ रहना पड़ता है। क्या भारतवर्ष, क्या बहुत सारा आदमी क्वेश्चन करता है कि जिस तरह से भारत सामान बनाने में, मोबाइल टेक्नोलॉजी में, कार टेक्नोलॉजी में, परमाणु में, अणु में, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है विश्व में, तो फिर धर्म को लेकर क्यों चल रहा है? तो वहां पर बहुत अच्छी बात कही है कि भारत को विश्व गुरु बनना है। तो विश्व गुरु आप कैसे बनेंगे? अपना धर्म को लेके ही बनेंगे। तो ये एक अच्छा वातावरण रहा है इस बार। हमने देखा, अपने आंखों से देखा है किस तरह से टीएमसी का जो एमपी एमएलए ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे साथ नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं अलग से रामनवमी का रैली निकाला है। ये बहुत बड़ा झटका है ममता बेगम के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो आप हकीकत वहां बता रहे हैं, रामनवमी के समय में जो हुआ है, वो ममता बनर्जी जो राम का नाम सुन के गाड़ी से उतर जाती थी और बिल्कुल एक सड़क छाप गुंडी की तरह जो है वो दौड़ने धूपने और धमकाने लगती थी आम नागरिकों को, तो उनका वो फ्रस्ट्रेशन लेवल कहाँ पहुंचा होगा, ये तो बड़ी बात है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शकों, रूपक जी ने कही कि ममता बनर्जी ने वो भाषण मुर्शिदाबाद में देके मंच से ये कह के कि रामनवमी में दंगा हो सकता है, मुस्लिमों को अपनी तरफ से वेस्ट बंगाल में पूरी तैयारी के साथ भड़काने का प्रयास किया था, सड़कों पर उतारने का प्रयास किया था। लेकिन इसे राम की कृपा कहिए, नव जागरण कहिए, और वेस्ट बंगाल की जनता का बदलता हुआ मूड कहिए, या ये कहिए कि उसने ममता बनर्जी के इन 2 दशकों के निरंकुश सत्ता और राजनीति को समझ लिया है। सिर्फ निरंकुश ही नहीं, कोई निरंकुश हो, गुंडा हो, मवाली हो, लेकिन उसके साथ भ्रष्ट भी हो, और भ्रष्टता सिर्फ पैसे की नहीं, साहब शाहजहां शेख जैसा उदाहरण है कि वो चरित्र से भी भ्रष्ट हो, तो कितने पाप आप छुपाएंगे और कितने दाग आप छुपाएंगे। रूपक जी, मैं चाहूंगा आपसे अंतिम टिप्पणी, आप फील्ड में हैं, आपको एक जरूर मीटिंग के लिए भी जाना है, मैं आपको बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। फर्स्ट फेज वेस्ट बंगाल ने जो तेवर दिखाया है इन 3 सीटों जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार पर, ये सिलसिला 2024 में 2019 के 18 सीटों के मुकाबले कहां तक जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, 2021 विधानसभा इलेक्शन के साथ अगर आप 2024 का लोकसभा में, विधानसभा लोकसभा क्यों कंपेयर कर रहा हूं, इसको समझिए। इस बार 2024 में जिस तरह से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ये सच में केंद्र बीजेपी का जो उच्च नेतृत्व, उनको सैल्यूट करना चाहिए। आज
आपने दूसरे दलों से आया हुआ व्यक्ति को भी, जो काम का व्यक्ति है, उनको भी सम्मान दिया है। और हमारे यहाँ जो बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता है, जो एबीवीपी से उठ के आए हैं, फिर और आपके बहुत सारा आनुषंगिक संगठनों से उठ के आए हैं, जिस तरह से उनको सम्मान दे के भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंडिडेट किया है, हम लोग सोच ही नहीं सकते थे बंगाल में कि भारतीय जनता पार्टी अभिषेक के अगेंस्ट में अभिजीत दास को कैंडिडेट करेगा, जो वहां पर एक लड़ाकू नेता है, जिनको बार बार कहीं हम लोग देखे हैं कि बहुत सारा काम करते हुए। तो एक इफेक्ट पड़ा। देखिए विधानसभा इलेक्शन में क्या हुआ कि जनता ने देखा कि ये तो फिर वही कम्युनिज्म वाला काम हो गया, कम्युनिस्ट वाला जैसे टीएमसी में आया, फिर भाजपा वाला भी टीएमसी वाला को ले रहा। ये जो गलती केंद्र ने नहीं दौड़ाया, मुझे पता नहीं, सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूं, बहुत सारा व्यक्ति है। जैसे मैंने भी आपका न्यूज चैनल के माध्यम से केंद्रीय कमेटी को, उच्च नेतृत्व को बीजेपी का बार बार कहा था कि इस विषय पे लक्ष्य रख, थोड़ा देखिए कि बंगाल में ये चीज ना हो। और भी बहुत सारा व्यक्ति है जो इस विषय में बार बार केंद्र को बोला है। तो ये जो इफेक्ट पड़ा है ना, तो आदमी का मन में ये बात नहीं आ रहा कि इसको वोट देंगे, ये पार्टी से आया है, ये बात मन में नहीं आ रहा। मतलब नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर आदमी का पास कुछ ऑप्शन नहीं है जाके कमल छाप। तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इस बार 25 से 30 सीट 100% आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, आप लगातार 30 के आसपास बने हुए हैं पहली चर्चा से। दर्शकों, सारे पुरानी चर्चा जो रूपक जी के साथ हमने किया है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर देखिएगा। आपको बंगाल का एक बृहद आइडिया हो जाएगा। वो बंगाल जिसके बारे में शेष भारत में, वहां की राजनीति के बारे में सिर्फ तब बात होती है जब वहां कोई दंगा हो जाता है, जब वहां कोई बम फूट जाता है। लेकिन नकारात्मकता की इसी जमीन पर सकारात्मक बंगाल भी है, और जो रूपक जी के जरिए हम प्रारब्ध के इस मंच पर लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको जान रहे हैं आप सबके साथ। रूपक जी, आपने अपने व्यस्तता में से हमारे लिए समय निकाला, और मैं चाहूंगा कि जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ता जाता है, अभी तो 3 सीट हैं, अभी कुल 42 सीटें हैं, तो एक अच्छी खासी संख्या बची हुई है। आपके पास बहुत ज्यादा जमीनी रिपोर्ट्स होती हैं, और आपने निश्चित रूप से ये बात कई बार, मुझे लगता है कि लगभग हर वीडियो में आपने ये चेतावनी केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया है कि देखिए साहब, आप कैंडिडेट का सिलेक्शन अच्छा करिएगा। यहाँ नेशनल लेवल पर आपने देखा होगा कि भाजपा की बहुत सारी बुराई इसी बात को लेके होती रही कि सबके लिए दरवाजा खोल दिया है। कोई कहता है कांग्रेस मुक्त भारत करने के चक्कर में कांग्रेस युक्त बीजेपी करते जा रहे हैं। लेकिन 2014 नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नड्डा की जो भारतीय जनता पार्टी, उसमें कम से कम मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जब देखता हूं, तो मैं ये पाता हूं कि निश्चित तौर पर आज की भाजपा, यानी पिछले 10-12 साल की भाजपा, बाहर के लोगों को ला रही है। वे इसकी जरूरत इस बात के लिए है कि अगर आपको 370 नारा दे रहे हैं प्रधानमंत्री, 400 पार जाना है, तो पैन इंडिया विस्तार आपको करना पड़ेगा। और पैन इंडिया विस्तार करने के लिए आप पन्ना प्रमुख से लेके और एमपी एमएलए कैंडिडेट तक खुद नहीं नर्सरी में जन्मा सकते। लेकिन हाँ, उसी के साथ एक बात और है, आइए भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़िए, कार्यक्रम हमारा, नारा तुम्हारा, पसीना तुम्हारा। अपने कार्यक्रम से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी है जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पहली बार जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की आदत लगाई दर्शकों, तो वही अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका की आज बनाई हुई जमीन पर नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व इस बहुमत के साथ खड़ा है। एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। तो वहां से चल के बीजेपी ने, जी, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो देखिए एक गांव में आप स्मार्ट विलेज कब बोलते हैं कि जब जनरल कास्ट से लेके ओबीसी से लेके एससी एसटी हर किसी का एक पका मतलब मिट्टी का घर नहीं, एक अच्छा घर रहेगा, सबका मकान एक जैसा रहेगा, सबको फैसिलिटीज एक जैसा मिलेगा। तो भारत वर्ष भी विश्व गुरु कब बनेगा? यहाँ पर सिर्फ हिंदू लोग डेवलपमेंट करने से नहीं होगा। यहाँ जो पिछड़े हुए जनजाति हैं, उपजाति हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई बहने भी हैं, उनको भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब ना जाके भारत विश्व गुरु बनेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का, हाँ, एक चीज बार बार बोला जाता था कि भारत में जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आएगा तो ये कारगिल वाला युद्ध होगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, चीन के साथ युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन आपने अभी तक देखा है कि एकमात्र स्ट्राइकल जो क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद
अभी तक कोई बड़ा मुद्दा आया नहीं है। आया नहीं है, बिल्कुल। देखिए, और तो हाँ, और भारत की स्थिति में ये बदलाव हुआ है रूपक जी कि भारत विश्व के दूसरे देशों के झगड़े सुलझा रहा है, उससे मदद मांगी जा रही सुलझा है, रहे उसको हैं। पंचायत में बुलाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा आज पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। तो आप पाकिस्तान के छात्र को भी लेके आए। बिल्कुल विश्व गुरु बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। दुश्मनों को मारने से बन नहीं जाते हैं आप, दुश्मन को समझना पड़ता है। मैं एक चीज बार बार कह चुका हूं, अगर मैं अगले वाले को समझा नहीं पा रहा हूं तो मेरा अंदर में कमियां हैं। आप बड़े बड़े डिसीजन बात करके ले सकते हैं, टेबल में बैठ के ठीक ले बात। सकते हैं, ना कि युद्ध के माध्यम से ले सकते हैं। और एक बिल्कुल चीज देखिए, बिल्कुल। एक अभी बहुत टाइम हो गया, छोटा सा बात है। जब भारतवर्ष, इंडिया शस्त्र बाहर से खरीदता था, तब ये छोटा मोटा युद्ध लगा हुआ रहता था। आज भारत अस्त्र और खुद बना शस्त्र रहा है। बाहरी देश को बना के बेच रहा है। देखिए, भारत के साथ अगले अगले पिछले देशों का कोई युद्ध नहीं है। तो ये मुद्दा से थोड़ा भटक जा रहा हूं, फिर भी दो लाइन बोल दे रहा हूं। आप अगर 1970 का वीडियोस वगैरह देखेंगे अफगानिस्तान, इराक, ईरान का, तो बहुत डेवलपमेंट था। तो हमें, भारत में मुस्लिम समाज है, भारत में हिंदू है। आप अगर अफगानिस्तान भारत का बाहर चला जाए गल्फ कंट्री में, तो वहां पर क्या है? वहां तो हिंदू नहीं है। ये युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है? ठीक बात। ट्रंप ने एक बड़ी काम किया था। जब पहली बार पावर में आया, तो ट्रंप ने अपना देश का जितना अस्त्र बनाने वाले बिजनेसमैन है, उनको सबको बुलाया। तो बोला, यार ये हथियार तुम बना रहे हो, ये हमें नहीं मिल रहा, ये गल्फ कंट्री में आईएसआईएस के पास कैसे चला जा रहा है? इसको पहले भेजना हम्म। बंद करना पड़ेगा। देखिए, उसने एक काम सही किया था। बात यही है कि दो देश विश्व में हमेशा शांति में विघ्न घटाए जा रहे थे। एक थे अमेरिका, दूसरा था रसिया। हम्म। आज भारत जब विश्व गुरु के रास्ता में बढ़ रहा है, भारत जब बाहर से अस्त्र खरीदना बंद कर दिया, देखिए धीरे धीरे सारे देश भारत के पास आ रहे। जो आप बोल रहे हैं ठीक कि बात। दूसरे देशों का झमेला भी सुलझा रहे हैं। झगड़ा सुलझा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से पैन इंडिया विस्तार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्र प्रथम की भावना से चलती है। आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री भी तो बोलते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विकास एकदम। तो ये सिलसिला ही लगातार आगे चले। वेस्ट बंगाल ने, यानी पश्चिम बंगाल ने, लोकसभा चुनाव 2024 की जमीन बना दी है। और जिसको आप कह सकते हैं कि उनके 3 ओपनिंग, जो ऊपर से जो जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार ने नॉर्थ बंगाल, जो कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी उपजाऊ जमीन मानी जाती है, वहां से जो टोन सेट किया है, उसका असर, उसकी धमक 42 सीटों पर जरूर जाएगी। और ममता बनर्जी का हिला हुआ विश्वास ये बताता है कि तीर निशाने पे है। तो धन्यवाद देते हैं और सबको बधाई देते हैं। वेस्ट बंगाल की इन 3 सीटों के मतदाताओं को बधाई देते हैं लोकतंत्र के महापर्व की। और आगे भी इसी तरीके से उत्साह बना रहे मतदान के प्रति। यही सच्चा लोकतंत्र की सेवा है। रूपक जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब हमें और रूपक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।